हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल वेकअप लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम राशि पेरीफेरल्स आईपीओ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे इन डिटेल्स। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि आईपीओ का डिटेल्स क्या है, टेंटेटिव शेड्यूल, आईपीओ रिजर्वेशन, इसके लॉट साइज के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या करती है, इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव या आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल पीयर कंपेरिजन भी जानने की कोशिश करेंगे, कंपनी की स्ट्रेंथ्स, रिस्क, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर, और फाइनली रिव्यू समरी फ्रॉम ब्रोकर्स और एनालिस्ट्स। आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानते हैं। कंपनी का नाम जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, राशि पेरीफेरल्स लिमिटेड है। सेक्टर जो इसका है वो आईसीटी सेक्टर, जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। टोटल इश्यू साइज इसका जो रखा गया है वो 600 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल बिल्कुल भी नहीं है, सारे के सारे फ्रेश इश्यू है। प्राइस बैंड जो इसका है अट्रैक्टिव है, 295 से लेकर 311 रुपये का है। फेस वैल्यू 5 रुपये का है। बेसिक इंडस्ट्री जो इसकी है वो ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की है। प्रोडक्ट सर्विसेज जो है वो आईसीटी प्रोडक्ट्स है। इनकॉर्पोरेशन इसका हुआ था 1989 में। मार्केट कैप अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 2049 करोड़, यानी कि स्मॉल कैप की कंपनी बनती है। इसके जो रजिस्ट्रार हैं वो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। टेंटेटिव शेड्यूल जो इसका है वो आईपीओ ओपन हो रहा है 7 से। आईपीओ जो कि क्लोज हो जाएगा 9 2024। अलॉटमेंट डेट इसका 12 फरवरी है। इनिशिएशन डेट ऑफ रिफंड जो होगा वो 13 फिर कुछ चालू हो जाएगा। कट ऑफ टाइम यूपीआई मैंडेट का 5 बजे तक का रहेगा, 9 तारीख का। क्रेडिट ऑफ शेयर्स जो रहेगा वो 13 को है। लिस्टिंग डेट 14 को रहेगी। एंकर इन्वेस्टर की जो ऑफर या बिड का पीरियड रहेगा वो 6 तारीख को रहेगा। आईपीओ रिजर्वेशन के बारे में जान लेते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के लिए जो शेयर्स टोटल रिजर्व रखे गए हैं वो 50% हैं। रिटेल शेयर का कोटा 35%, जबकि एचएनआई की जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 15% का टोटल शेयर रखा गया है। लॉट साइज की बात करते हैं। रिटेल्स के लिए मिनिमम लॉट 1 रहेगा, रिटेल का मैक्सिमम 13 लॉट। एचएनआई के लिए 14 और मिनिमम और मैक्सिमम 66, जबकि बिग एचएनआई के लिए 67 लॉट्स का बनता है। एक लॉट में 48 शेयर्स आते हैं और एक लॉट के हिसाब से जो टोटल अमाउंट बनता है वो है 14,928 रुपीज़। ज़्यादा डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप डिटेल्स देख सकते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी करती क्या है। वैसे ये कंपनी एक लीडिंग नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स, जो कि इंडिया के अंतर्गत जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स हैं। टोटल 52 ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के साथ ये काम करती है, जिसमें आसूस, डेल, एचपी, लिनोवो, लॉजिटेक, एनवीडिया, इंटेल, वेस्टर्न डिजिटल यूके लिमिटेड, सेंटियर, एलजी, टोशिबा जैसे बड़े नेम इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर कंपनी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर है। आईसीटी प्रोडक्ट्स में जो इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं वो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, राउटर, स्विचेस, यूपीएस एंड इन्वर्टर्स है, सीपीयू है, ग्राफिक कार्ड्स, कीबोर्ड्स, माइस, वेब कैमरास और मॉनिटर्स वगैरह बनाती है। कंपनी सबसे पहले 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 34 ईयर्स का इसके पास एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के अंतर्गत। तो ये बेसिकली 2 बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है। पहला है पीईएस और दूसरा एलआईटी। पीएस हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटिंग इंटरप्राइजेज एंड क्लाउड सॉल्यूशंस, जिसके अंतर्गत लैपटॉप, डेस्कटॉप, राउटर और स्विचेस जैसे प्रोडक्ट आते हैं। लाइफ स्टाइल एंड आईटी एसेंशियल्स, एलआईटी जो प्रोडक्ट है, इसके अंतर्गत आपके जो प्रोडक्ट आते हैं वो हैं जैसे सीपीयूज, मेमोरी कार्ड्स, लाइफ स्टाइल पेरिफेरल्स एंड एक्सेसरीज, जिसके अंतर्गत माइस, वेब कैमरास, कीबोर्ड्स, मॉनिटर, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। या पावर इक्विपमेंट्स में जैसे यूपीएस, इन्वर्टर्स, नेटवर्किंग एंड मोबिलिटी डिवाइसेज आते हैं। इस वर्टिकल्स के बारे में थोड़ा हम देखते हैं कि मार्केट शेयर इनका कैसा है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, राउटर, स्विचेज जो कि वर्टिकल्स पीईएस के अंतर्गत हैं, इनका जो टोटल मार्केट शेयर है लैपटॉप में 10%, डेस्कटॉप में 10%, राउटर में 33% और स्विचेज में 10%। इसका मतलब कि मार्केट लिगेसी जो इनकी है वो राउटर्स के अंतर्गत है, जो पीईएस कैटेगरी का वर्टिकल का बिजनेस है।
ऐसे ही LIT वर्टिकल्स के बिजनेस में CPUs में इनका 10%, मदरबोर्ड्स में 10%, ग्राफिक कार्ड्स 33%, हार्ड ड्राइव्स 10%, पेन ड्राइव 42%, कीबोर्ड्स एंड माउस 21%, मॉनिटर 27% और UPS में 13% है। तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर जो इसमें है उनका पेन ड्राइव में है और ग्राफिक कार्ड्स में है। तो हम बोल सकते हैं कि पेन ड्राइव्स, ग्राफिक कार्ड्स में इनकी जो लेगेसी है, और LIT के अंतर्गत, और PES में जो इनकी लेगेसी है वो है राउटर। वैसे तो सभी में मार्केट शेयर 10% से ज़्यादा है, लेकिन जो लेगेसी की हम बात करते हैं प्रोडक्ट वाइज, तो ये निकल करके आता है कि इनका जो लेगेसी है जिसके अंतर्गत 40% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर हुआ है, पेन ड्राइव्स का है, काफ़ी सिग्निफिकेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और चैनल, तो ये पूरे इंडिया के अंतर्गत फैले हुए हैं, करीब 50 ब्रांचेज में, और 50 ब्रांचेज में ये ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे इनका काम जो सेल्स और सर्विसेज का हो रहा है, और 63 वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे इनके सारे प्रोडक्ट स्टोर रहते हैं। टोटल 680 लोकेशंस हैं इंडिया के अंतर्गत अभी तक जहाँ पे ये काम कर रहे हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के अंतर्गत जैसा हमने पहले बताया, आसूस, डेल, HP, लिनोवो, लॉजिटेक, एनविडा, इंटेल, वेस्टर्न डिजिटल लिमिटेड, शाइनटियर, LG, टोशिबा जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल जो इनके ब्रांड्स थे किस तरीके से बढ़े हैं। 2021 में 45 थे, 22 में 50, 23 में 53, 6 मंथ्स एंडेड 32/1/23 तक अभी तक जो 52 ब्रांड्स हैं। नंबर ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स जो कि 10 साल से ऊपर तक जो इनका रिलेशन है उसमें 12 ईयर्स तक 2021 में थे, 2022 में 12, 2023 में 11 ऐसे ब्रांड्स हैं जो 10 साल से ज़्यादा हैं, और अभी तक 11 जो 6 मंथ्स का पीरियड है 2023 का। इसमें हम रेवेन्यू की बात करें तो ये जो 10 साल से ऊपर वाले कस्टमर्स हैं उसमें इनका रेवेन्यू 2021 में करीब 79.96 था, 79.40, 2022 में, 2023 में 79.67, और अभी ये घट के 78.06 रह गया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी धीरे धीरे जो इनका ज़्यादा कंसंट्रेशन था वहाँ से कम हो रही है, यानी दूसरे नए कस्टमर्स को भी ये अडॉप्ट कर रही है जहाँ पे इसका रेवेन्यू जा रहा है। सो दैट इज़ गुड साइन। अब हम ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव या एक आउटलुक देखते हैं कि ICT बिजनेस का जो सेगमेंट है उसमें किस तरीके का चल रहा है। तो हमने जो डेटा लिया है वो 2020, 2021 और 2022 के बेसिस पे लिया है, और एवरेज जानने की कोशिश किया है कि इस 3 साल के अंतर्गत में प्रोडक्ट वाइज किस तरीके की ग्रोथ रही है, और उस ग्रोथ के हिसाब से फ्यूचर का प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकता है। इसमें टेक्नो पार्क ने भी अपना एक रिपोर्ट दिया है और हमने एवरेज बेसिस पे भी लिए हैं। जैसे अगर हम देखें तो पर्सनल कंप्यूटर्स या PC एक्सेसरीज, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज, क्लाउड सर्विसेज या सर्वर बिजनेसेस, तो ये जो बिजनेसेस हैं 2020 में, जैसे हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो 756 थे, 2021 में 824 हो गए, 2022 में 840 बिलियन रुपीज़ का इनका जो मार्केट साइज था। तो इनका जो एवरेज आता है देखा जाए तो CAGR के हिसाब से 2020 से 21 में 9 और 2021 से 22 में 2, तो एक एवरेज CAGR निकल करके आता है। हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं तो 5, जबकि टेक्नो पार्क जो बताते हैं वो बताते हैं कि ये करीब 14.3% के हिसाब से इनका 2026 तक इनका जो मार्केट साइज रहने वाला है। तो हम ऑन एन एवरेज की अगर बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट का, तो टेक्नोपैक के रिपोर्ट के हिसाब से टोटल CAGR बनता है इसका 11.2%, और ऑन एन एवरेज के हिसाब से जो हमने जो निकाला है वो निकल के आ रहा है 18% के हिसाब से। यानी हम ये मान कर चल सकते हैं कि 10% से ज़्यादा ही रहने वाला है। 10 से लेकर के करीब 18% तक का इनका CAGR से ग्रोथ आने वाले 3-4 साल में हो सकता है। ऐसा एक आउटलुक निकल करके आ रहा है बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंसेस, या जो टेक्नोपैक ने ये जो रिपोर्ट बताया है इसके हिसाब से मान सकते हैं। ग्रोथ ड्राइविंग कहाँ से आ सकती है इसके लिए, जैसे इंक्रीजिंग यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन जनरल। हम बता सकते हैं भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ तो पेंट्रेट हो ही रहा है। इसमें 6 लाख ऐसे गांव हैं जहाँ पर इनका पेंट्रेशन बहुत
अभी बाकी है और वहाँ पर प्रिंटेड हो सकता है, ऐसा टेक्नोपैक का रिपोर्ट में बताया गया है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी जो डिमांड होगी वो अर्बन एरिया से कहीं ज़्यादा होने वाली है। डिजिटल इंडिया का जो फ्लैगशिप चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट का जो टोटल फोकस है वो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे चीज़ें डिजिटाइजेशन में जाएंगी वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा होगा, उसमें इस कंपनी को डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलने ही वाला है, क्योंकि ये कंपनी इसी सेगमेंट में ही काम करती है, टेक्नोलॉजी सेगमेंट में ही काम करती है। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स, तो जो भी टेक्नोलॉजी के काम होंगे सब इसी से ही होने वाले हैं। तो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड तो इस कंपनी को डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलेगा। इंक्रीजिंग डेटा वॉल्यूम इसका हम देखें तो 2022 तक 97 जेट्टाबाइट्स तक का टोटल डेटा जनरेट हुआ था, जो कि ये प्रोजेक्टेड हो करके 181 जेट्टाबाइट्स तो 2025 तक ऐसा हो सकता है, जो कि 23.11% CAGR के हिसाब से ग्रो कर सकता है। तो टू मैनेज दिस राइजिंग डेटा वैल्यूम, द डिमांड फॉर स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम बोथ कॉर्पोरेट एंड एंड कंज्यूमर्स इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव द कंप्यूटर हार्डवेयर मार्केट। तो कंप्यूटर हार्डवेयर मार्केट में ही ये काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब डेटा स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसमें इस कंपनी की भी डिमांड होने वाली है, तो तय है। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स इनका रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है पिछले साल और अभी साल में, यानी 2022 और 2023 के बीच 1.58% के हिसाब से रेवेन्यू हुआ है। पैट जो ड्राफ्ट किया है करीब -32.42% से, ये एक बहुत अच्छा साइन नहीं दिख रहा है। डेप्ट और इक्विटी जब का जो रेशियो आप देख सकते हैं कि 1.8 इस साल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है, जो कि करीब 1% आ रहा है। एवरेज करीब 2% तक निकल के आ रहा है। वर्टिकल वाइज रेवेन्यू को हम देखें तो PES में इनका जो रेवेन्यू हो करीब 50% से ज़्यादा रहता है, यानी 55% से ज़्यादा रहता है। और करीब 40 से लेकर के 43-45% तक जो इनका दूसरा सेगमेंट है LIT, लाइफ स्टाइल IT प्रोडक्ट्स, उसमें रहता है। तो PES कैटेगरी जिसमें लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह जो ये सेल करते हैं, राउटर, स्विचेस, उसमें इनका मार्केट शेयर ज़्यादा है। पीयर के साथ कंपेरिजन में देखते हैं तो मार्केट कैप ये करीब स्मॉल कैप है, 2049 करोड़ की कंपनी अपर प्राइस बैंड के हिसाब से निकल करके आता है। जबकि इन्हीं की इसी सेगमेंट्स की दूसरी कंपनी जो लिस्टेड है वो रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड है, जिसका मार्केट कैप है करीब 14,060 रुपये, जिसका P 11 का है, इनका P 14 का है राशि का। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.33 है, रेडिंगटन का 19.09 है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो राशि पेरिफेरल का 1.5, रेडिंगटन का 1.93, नेट प्रॉफिट मार्जिन राशि पेरिफेरल 2.3, रेडिंगटन 1.7, डेब्ट टू इक्विटी राशि पेरिफेरल 1.8, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड 2.19। तो ये कंपेरिजन करके देखने से ये समझ में आता है कि वैल्यूएशन वाइज P में जहाँ पे राशि पेरिफेरल ज़्यादा थोड़ा सा है, वहीं पे प्राइस टू बुक वैल्यू में कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में दोनों ही 1 से ज़्यादा है, 1.5 से ज़्यादा है। थोड़ा रेडिंगटन का और ज़्यादा है, कंपनी थोड़ी बड़ी है मार्केट कैप के हिसाब से रेडिंगटन। स्ट्रेंथ देख लेते हैं। इस कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जैसा कि ये कंपनी बता रही है कि ये मेजर प्लेयर हैं इंडियन कंज्यूमर डिमांड के हिसाब से, जैसे ग्राफिक कार्ड्स, प्रोसेसर्स और इंटरनल स्टोरेज में, क्योंकि इनका जो मार्केट शेयर है जैसा हम बता रहे हैं, पहले भी हमने देखा करीब 40%, पेन ड्राइव्स का 50%, हार्ड ड्राइव 27%। तो इस तरीके से ये की प्लेयर है इंडिया के अंदर। पैन इंडिया में पूरे तरीके से ये मतलब फैले हुए हैं देखा जाए तो, और करीब 50 सिटीज़ में ये सेल्स एंड सर्विसेज का कारोबार करते हैं। 730 लोकेशंस में 28 स्टेट्स के अंतर्गत एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया में ये काम करते हैं, और टोटल 8,663 कस्टमर्स के साथ ये काम कर रहे हैं। तो ये इनकी एक स्ट्रेंथ है, कस्टमर बेस ज़बरदस्त है इनका, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी इनका ज़बरदस्त है। की स्ट्रेंथ में हम देखें तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनका जो अपने मेजर कस्टमर्स हैं जो 10 साल से ज़्यादा वाले हैं उनके साथ ज़बरदस्त है, जिसमें इनका रेवेन्यू करीब 79 या 80% तक का आता है। तो ये भी इनका एक स्ट्रेंथ है। रिस्क की हम बात करते हैं कि रिस्क क्या है इस कंपनी के अंतर्गत।
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और उस ब्रांड में भी जो 10 इनके मेजर कस्टमर्स हैं उनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी है। तो ये एक मेजर रिस्क हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी भी वजह से इनकी प्रेफरेंस या कहीं क्वालिटी वाइज अगर कुछ कंप्लेन आती है या कुछ होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, तो उसमें ये इनका एक बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा है कि आवर बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल टेक्नोलॉजी, जैसे बताते हैं ब्रांड्स इफेक्टिवली मेंटेनिंग प्रमोटिंग और डेवलपिंग देयर ब्रांड्स, जैसे ये खुद बता रहे हैं, एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं बना पाए जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड हैं जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, अगर उसको ये कंप्लाई नहीं कर पाए उसकी रिक्वायरमेंट को, क्योंकि डिज़ाइनिंग भी इनकी है नहीं या आपके वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये एक वीकनेस है। ये बिजनेस की ही बिजनेस के अंदर ये रिस्क दिख करके आता है। तो इस ऐसे में क्या होता है कि प्राइसिंग पावर इनको मिलती नहीं है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि वी वुड बी सब्जेक्ट टू प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम्स विच मे हैव ए मटेरियल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन अस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये बोल भी रहे हैं कि वी मे फेस द रिस्क ऑफ लीगल प्रोसीजर्स एंड क्लेम्स बीइंग ब्रॉट अगेंस्ट अस बाय आवर कस्टमर्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ एनी डिफेक्टिव और मिस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। आवर बिजनेस एंड reputation may be adversely affected as a result of significant quality or performance issue in the products sold by us if we are required to pay for the associated damages। तो इनकी जो लाइबिलिटीज़ है प्रोडक्ट बेचने के बाद भी कस्टमर अगर क्लेम करता है कि भाई ये आपका कुछ डैमेज है, तो इनको पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ेगा प्रोडक्ट बनने के बाद भी। तो उसमें ये इनका एक बड़ा रिस्क निकल करके आता है, और उस पर इनका कंट्रोल ऐसा है नहीं, क्योंकि ये बिजनेस पूरे तरीके से एक ट्रस्ट पे कर रहे हैं। ये और ग्रॉस मार्जिन आर लो विच मैग्नीफाइज द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएशन इन रेवेन्यू, ऑपरेट्स कॉस्ट, बैड डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट एक्सपेंशन और ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। अब इस चीज़ को उन्होंने रिस्क लिखा है, निकल करके आ रहा है कि ये क्या है कि ये वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है। ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये कारोबार करेंगे तो जाकर के इनका प्रॉफिट होगा। उसमें लो मार्जिन बेस्ड बिजनेस है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा नहीं सेल हो पाई तो इनका मार्जिन कम होने की वजह से प्रॉफिट जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। एक और चीज़ निकल करके आई है कि इनकी एक सब्सिडरी है जी नेट टेक्नोलॉजी करके, जो कि लगातार 3 साल से लॉस कर रही है। ये 2021 में 2.2 करोड़, 2020 में 2.8 करोड़ और 2022 एंड ऑफ 6 मंथ्स तक 2.2 करोड़ का इसका 2022 में 2.2 करोड़ का लॉस कर रही थी। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट इसका है, और एक रिस्क है इनके बिजनेस पे कि भाई 3 साल से कंटिन्यूस इनकी एक सब्सिडरी जो लॉस कर रही है। बाकी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर में जो है ये प्री पेमेंट या जो भी लोन है कर्ज चुकाने के काम में ला रहे हैं, और वर्किंग कैपिटल्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए ये आईपीओ ला रहे हैं। और फाइनली हमें देखने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर जो आईपीओ रिव्यू समरी फ्रॉम ब्रोकर्स और एनालिस्ट का क्या है। वैसे ये वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि कंपनी किस तरीके का कारोबार करती है, कंपनी के अंदर रिस्क क्या है, कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ क्या है, टोटल बिजनेस का आउटलुक क्या है। तो आपको कुछ ना कुछ एक व्यूज़ तो ज़रूर बना होगा। लेकिन फाइनली एक हम जो एक्सपर्ट एडवाइस है, जो एक्सपर्ट की बात करते हैं, इसमें एक्सिस कैपिटल और दिलीप देवड़ा साहब ने क्या बताया है। एक्सिस कैपिटल का ये मानना है कि उन्होंने कोई रेटिंग, इसको कोई भी रेट नहीं किया, रिव्यू जरूर किया है लेकिन इसको कोई रेटिंग नहीं दिया है। दिलीप देवड़ा जो कि चित्तौड़गढ़.com के संस्थापक हैं और सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, इनके हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई का उन्होंने रेटिंग दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इसको लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।